नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला बॉन्ड एंड नॉट एनी अदर बॉन्ड, जस्ट इन केस। सो एनीवे, व्हाट इज अ बॉन्ड? फेस वैल्यू क्या होता है या यील्ड क्या होता है, और व्हाट इज कूपन रेट? एंड इन सब चीजों में आपस में कुछ रिलेशनशिप है भी या नहीं? कितने टाइप्स के बॉन्ड्स रहते हैं एंड बॉन्ड के कुछ रिस्क होते हैं या नहीं, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। तो ये सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो के थ्रू एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए एंड एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाए। यही मेरे इस सेशन का मकसद है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की अच्छी बड़ी कंपनी है एंड उसे पैसों की जरूरत है, तो वो इक्विटी इशू कर सकता है लोगों को, यानी इन्वेस्टर्स को। एंड ही वुड बी लाइक कि कुछ हिस्सेदारी उन शेयर होल्डर्स को दे दी कंपनी में एंड देन रिटर्न्स चुकाते गया। सो दिस इज इक्विटी। या फिर वो बंदा बैंक के पास जाता है लोन लेने, बैंक उसे लोन देती है एंड फिर वो धीरे धीरे चुकाता है जैसे जैसे उसका धंधा चलेगा, राइट? सो ये लोन हो गया। नाउ कंसिडर ही डजंट वांट टू इशू इक्विटी और ही डजंट वांट टू टेक लोन फ्रॉम बैंक, तो वो बॉन्ड भी इशू कर सकता है उसके कंपनी के नाम से। और ये बॉन्ड रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हैं, यानी आप और मैं, हम जैसे लोग। तो ऐसे समझो, बॉन्ड एक कागज है जिसपे ये बंदे ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो रिटर्न्स देगा एंड आप इसके बदले में उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो अगर ये बंदा इंटरेस्ट दे रहा है तो इन्वेस्टर्स या लेंडर्स के लिए तो एक तरीके से फिक्स्ड इनकम ही हो गई। हर महीना आएगा पैसा या हर साल आएगा पैसा। तो इसीलिए बॉन्ड को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, which essentially represents a loan made by an investor or a lender to the borrower। तो इसमें जो बॉन्ड इशू करता है वो बोरोअर होता है एंड जो बॉन्ड खरीदता है वो लेंडर होता है, यानी इन्वेस्टर होता है, जिसे बॉन्ड होल्डर भी कहा जाता है। अब बॉन्ड होल्डर्स को इसका एक मेजर फायदा है कि सपोज अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो बॉन्ड इशूअर यानी बोरोअर के एसेट्स बॉन्ड होल्डर्स क्लेम कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के पहले। तो पहले बॉन्ड होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा एंड देन शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। अब हर एक की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग रहती है, बट मोटा मोटा इसका यही मतलब है। अब बॉन्ड्स कौन कौन इशू कर सकता है? बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू कर सकती है। से उन्हें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है या ब्रिज बनाना है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। इंडिया में इसे जीसेक कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। अच्छा, इंडिया में 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है? आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब बॉन्ड्स म्युनिसिपैलिटीज भी इशू कर सकती है, कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स लेने होंगे, या एजेंसीज होती है जो वो भी बॉन्ड्स इशू करती है, और इट कुड बी कंपनीज हु बेसिकली इश्यूज बॉन्ड्स व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एंड ये सारी एंटिटीज अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है। अब आते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज पे। सो आई हैव पुट इन द बेसिक डेफिनेशंस फॉर ऑल द टर्म्स। यू कैन पॉज इट एंड रीड इट फॉर योर रेफरेंस। हम इन सभी को एक सिंपल डायग्राम से समझेंगे, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है, यानी ये अमाउंट बॉन्ड होल्डर आज के तारीख में बॉन्ड इश्यूअर को यानी बोरोअर को देगा एंड एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ टाइम बाद वो फेस वैल्यू बॉन्ड होल्डर को वापस मिल जाए। तो वो टाइम समझो 10 साल है। एक अपन टाइमलाइन पहले बना लेते हैं। ये हो गया टाइम 0, यानी आज की तारीख पे जब बॉन्ड होल्डर बॉन्ड इश्यूअर को पैसा देता है, 1000 रुपए जो देता है। एंड ये 10th ईयर जिसमें बॉन्ड होल्डर को पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस डेट पे बॉन्ड मैच्योर हो गया है ना, तो इसे मैच्योरिटी डेट कहते हैं। अब इसमें इंटरेस्ट का सिनेरियो ऐसा बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो समझो हर साल इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपए। तो इन 100 रुपए को कूपन अमाउंट कहते हैं। तो 1000 पे एवरी ईयर इन्वेस्टर 10% कमा रहा है, तो इस 10% को कूपन रेट कहते हैं। अब इस केस में तो हमने ईयरली कूपन पेमेंट्स की बात की है। कूपन पेमेंट्स क्वार्टरली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, या हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेमेंट डेट क्या होती है। तो इससे कूपन पेमेंट डेट से रेफर किया जाता है।
यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अब आप अगर बॉन्ड खरीद लिए एंड आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है कूपन के फॉर्म में एंड यू आर हैप्पी दैट एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो और इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके जैसे खुश होना चाहेंगे, उन्हें आपके जैसे वाला बॉन्ड सिक्योरिटी में खरीदने का इंटरेस्ट होगा बिकॉज इवन दे वुड वांट टू अर्न अ गुड इंटरेस्ट थ्रू दोज बॉन्ड्स एंड इवेंचुअली डिमांड फॉर योर टाइप ऑफ बॉन्ड विच यू ओ गोज अप। और अगर डिमांड ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड की प्राइस भी ऊपर जाएगी। से वो बॉन्ड के प्राइस 1000 से 1200 हो गया एंड आपको लगा कि बॉन्ड ओवर प्राइस्ड है तो मैं अभी के लिए बेच देता हूं, 200 का प्रॉफिट कमा लेता हूं एंड जब बॉन्ड प्राइस नीचे आएगा अपने नॉर्मल लेवल पे तब वापस खरीद लूंगा। तो यू कैन एक्चुअली डू दीज थिंग्स इन द मार्केट। अब यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यील्ड्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर सही टाइम पे बॉन्ड इश्यूअर यानी बोरोअर आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है एंड मैच्योरिटी डेट पर उसने आपका 1000 रुपए भी लौटा दिया, तो हर साल उस 1000 रुपए पे आपने कितना कमाया उसे यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। मोटा मोटा कितना रिटर्न कमाया इस इन्वेस्टमेंट से उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। तो आपको जो कूपन मिल रहा है वो बेसिकली 10% रियलाइज्ड रिटर्न होता है। आपने जैसे इस केस में बॉन्ड बेच दिया था 1200 में, पर इस बंदे को कूपन तो 100 ही मिलेगा, पर उसने 1200 इन्वेस्ट किया है, 1000 नहीं, तो उसका यील्ड 10% नहीं होगा, उसका यील्ड 8.3% होगा। यानी 1200 का 8.3% इज 100, जो उसे हर महीना कूपन के रूप में मिल रहा है। एंड इसे थोड़ा और अगर हम इंट्यूटिवली समझे तो आप ये इन्फोग्राफिक्स देखिए। उस इन्वेस्टर के लिए यील्ड कितना हुआ जिसे आपने बॉन्ड बेचा, 8.3% है ना, एंड कूपन रेट था 10%। सो ये इस केस में बैठता है, कूपन इज ग्रेटर देन यील्ड। तो इसको बोलते हैं कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। बॉन्ड्स की प्राइस अचानक से गिर गई, से 800 हो गई, एंड उस इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया, तो वो नए इन्वेस्टर के लिए तो 100 रुपीज कूपन तो मिलेगा ही हर साल, जो कि फिक्स्ड है। कितना इन्वेस्ट करके, 800 रुपीज इन्वेस्ट करके, तो 800 पे 100 हर साल मिल रहा है, मतलब एवरी ईयर इज अर्निंग 12.5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यानी यील्ड 12.5% है एंड कूपन 10% है। तो ये तीसरे केस में बैठता है जिसे कहते हैं कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। और अगर बॉन्ड की वैल्यू 1000 वापस आ जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, तो इस केस में कहा जाता है कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। गॉट इट। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड मैच्योरिटी के रिलेशनशिप पे। हमने यील्ड एंड मैच्योरिटी पढ़ा ही है पिछले स्लाइड्स में क्या होता है। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझे इनके रिलेशनशिप को, तो यहाँ दो बॉन्ड्स की कहानी बताई है। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड की है और एक रिस्क फ्री बॉन्ड की है, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड की है। रिस्क फ्री बॉन्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी डूब नहीं सकती ना, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार डूबती नहीं है। रशिया अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर गया था, ब्राजील अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर गई थी, बट मोटा मोटा ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, क्लोज टू नेग्लिजिबल। तो इसीलिए नो रिस्क, हेंस रिस्क फ्री बॉन्ड बोलते हैं, समझे। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कंपनी के द्वारा इशू किया गया बॉन्ड, वो तो सरकार नहीं है, वो तो एक छोटी सी एंटिटी है सरकार के सामने। तो इनके तो बहुत रिस्क हो गए बिजनेस को लेके। कंपनीज नोट तो छाप नहीं सकती, नोट तो प्रिंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर सकते हैं। तो जो लेंडर्स है यानी बॉन्ड होल्डर्स, जो इन्वेस्ट करने वाले बॉन्ड्स में, वो इस केस में सिक्योर फील करेंगे। लेकिन कंपनी के केस में थोड़ा सा डरेंगे। इफ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट दैट मीन्स दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे ज्यादा यील्ड या ज्यादा रिटर्न रहता है, यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कम रहता है। इनका जो डिफरेंस है इसे क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे। प्लेन वेनिला मतलब सादा बॉन्ड, जो हमने पिछले स्लाइड्स के एग्जांपल में देखा था। बॉन्ड इश्यूअर इश्यूज द बॉन्ड टू इन्वेस्टर्स इन रिटर्न ऑफ फेस वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट, एंड पीरियोडिक पेमेंट्स करके वो प्रिंसिपल अमाउंट बॉन्ड इश्यूअर मैच्योरिटी पे बॉन्ड होल्डर्स को वापस दे देता है। कॉलेबल मतलब मैच्योरिटी से पहले ही बॉन्ड इश्यूअर प्रिंसिपल लौटा देता है। पुटेबल मतलब बॉन्ड होल्डर यानी इन्वेस्टर मैच्योरिटी से पहले ही बॉन्ड बेच देते हैं, उनके पास ये राइट होता है अगर बॉन्ड पुटेबल होगा तो। फिक्स्ड रेट मतलब कूपन रेट इसमें फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। फ्लोटिंग में कूपन चेंज होता है एंड जीरो कूपन में तो कूपन रहता ही नहीं है,
यानी मंथली या ईयरली पेमेंट्स आपको बॉन्ड इश्यूअर से नहीं मिलेंगे। प्रिंसिपल या फेस वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया है वो मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा विथ ऑफ कोर्स सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं मिलने वाले इसमें। ऐसे बहुत सारे कस्टमाइज्ड बॉन्ड्स होते हैं, वी वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट ये ध्यान रखिएगा प्लेन वेनिला के अलावा भी कस्टमाइज्ड बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है। अब ये सारी कस्टमाइजेशन एंड बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है जिसे बॉन्ड इंडेंचर्स कहा जाता है। इसमें बेसिक डिटेल से लेकर सारी कॉम्प्लेक्स चीजों का वर्णन किया जाता है, बीट मैच्योरिटी डेट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर टाइमिंग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, या कॉलेबल है या पुटेबल है, एंड क्या राइट्स है बॉन्ड होल्डर्स के इन केस द बॉन्ड इशूअर यानी बोरोअर डिफॉल्ट्स, मतलब वो पैसा चुका नहीं पाया बॉन्ड होल्डर्स को। तो ये सब रहता है बॉन्ड इंडेंचर्स में। अब इसमें भी और डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कोवेनेंट्स के रूप में। वी वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज थिंग्स, बट आप मुझे बताओ कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फाइनेंशियल कोवेनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या इन सेक्शंस में इंक्लूड किया जाता है, कमेंट में बताइएगा जरूर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स अमंग दीज एंटिटीज। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि बॉन्ड प्राइस जब बढ़ता है उसकी यील्ड कम होती है। अगर हम उसे दूसरे इन्वेस्टर को बेचे तो उस इन्वेस्टर के लिए तो यील्ड तो कम ही हो जाएगा। सो इफ बॉन्ड प्राइसेस आर राइजिंग देन बॉन्ड यील्ड्स आर डिक्रीजिंग, एंड इफ बॉन्ड प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग देन यील्ड्स वुड इंक्रीज। अब अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि उनके बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़े, पर अब कूपन तो फिक्स है, तो इसीलिए वो बॉन्ड होल्डर्स बॉन्ड्स बेचने लगते हैं, एंड इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बनता है बॉन्ड प्राइसेस पे यानी बॉन्ड मार्केट्स पे, एंड इवेंचुअली प्राइसेस कम होती है बॉन्ड्स की। तो मोटा मोटा अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस कम होते हैं, एंड अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं तो जो कूपन फिक्स्ड था उस पे तो रिटर्न उतना ही आ रहा है जितना बॉन्ड इश्यूअर ने प्रॉमिस किया था, यानी 100 रुपए। एंड बाकी इन्वेस्टर्स को लगेगा कि वाई टू अर्न द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ आई कैन गो टू द बॉन्ड मार्केट एंड अर्न हायर यील्ड्स। तो सभी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड्स खरीदने आ जाएंगे, एंड इसके चलते फिर बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, एंड इवेंचुअली अगर बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है तो फिर प्राइस तो बढ़ेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्लाइनिंग इन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि इंडिया में रेपो रेट हो गया या बेंचमार्क रेट जिसे कहते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्लाइनिंग इन द इकोनॉमी देन बॉन्ड प्राइसेस आर राइजिंग। एंड आखिरी में कि जितनी मार्केट में लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी मतलब द एबिलिटी टू टर्न एन एसेट इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड एट अ रीजनेबल प्राइस इज व्हाट लिक्विडिटी इज। तो अगर जहां बॉन्ड्स की ट्रेडिंग हो रही है वहां अगर लिक्विडिटी अच्छी है यानी बहुत जनता वहां पे आ रही है ट्रेडिंग करने, तो यील्ड्स यूजुअली कम ही रहते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को पता है कि मेरा बॉन्ड बिक जाएगा जल्दी। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा उससे बेचने या खरीदने तो मुझे पता है कि बायर या सेलर रहेगा ही, बिकॉज बहुत सारी जनता ट्रेड करने आती है, विच एसेंशियली मीन्स दैट द मार्केट्स आर लिक्विड। बट अगर मानो कि लोग है ही नहीं यानी बहुत कम लोग हैं, तो अगर समझो बॉन्ड बेचना होगा तो बायर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गए, या अगर बॉन्ड खरीदना होगा तो सेलर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गए ऐसे मार्केट्स में। तो इस केस में जहां पे लिक्विडिटी कम होती है वहां पे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको यील्ड्स ज्यादा से ज्यादा मिले। अब बॉन्ड्स की भी रिस्क होते हैं। बॉन्ड इश्यूअर यानी बोरोअर अगर पैसा चुका ही नहीं पाया इन्वेस्टर को तो उसे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फेसिंग अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द क्रेडिट स्प्रेड। यानी हमने जो ये ग्राफ स्टडी किया था, तो समझो अगर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड इतना नीचे गिर गया कि गवर्नमेंट बॉन्ड भी इससे ज्यादा यील्ड दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा डालने का फायदा ही क्या? क्यों मैं इतना रिस्क लूं अगर मुझे रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड से कम मिल रहे तो ये क्रेडिट स्प्रेड कम होने का रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड होल्डर्स को फेस करना ही पड़ता है। इवेंट रिस्क मतलब कि कोई बड़ा सा इवेंट हुआ है जिसमें बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ हो जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स या एलबीओज यानी लेवरेज्ड बायआउट्स या शेयर रीपर्चेसेस, तो ये सब इवेंट्स के वजह से बॉन्ड की वैल्यू कम हो सकती है, एंड इवेंचुअली बॉन्ड होल्डर की पोजीशन वीक होगी। अच्छा, वी वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इन तीनों चारों का मीनिंग क्या है। एक एक करके इनका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि बाकी व्यूअर्स को हेल्प हो सके।
एंड फाइनली वी कम टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बेसिकली बॉन्ड्स को रेटिंग्स देती है ताकि इन्वेस्टर्स को समझे कि कौन सा बॉन्ड अच्छा है एंड कौन सा बॉन्ड बेकार है। रादर बेकार की जगह कौन सा बॉन्ड ज्यादा रिस्की है। दुनिया में टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज, फिच एंड एस&पी यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो मैंने ये इन्फोग्राफिक्स आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है। हर एक टाइप के बॉन्ड्स की रेटिंग दे रखी है इसमें। ट्रिपल ए मतलब सबसे प्राइम, AA1 मतलब हाई ग्रेड। तो आप वीडियो पॉज करके इस इन्फोग्राफिक को अच्छे से समझ लीजिए कि मूडीज का रेटिंग साइन क्या है, फिच का क्या है, एस&पी का क्या है, क्योंकि तीनों का अलग अलग है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ शॉर्ट प्राइमर ऑन बॉन्ड्स। तो कैसा लगा सेशन कमेंट में बताइएगा जरूर। If you like this video, make sure you hit that like button, share this video with your like-minded friends, and अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।